प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम कोचिंग बांसवाड़ा द्वारा आज मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इस अवसर पे प्रथम कोचिंग का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया और निश्चित ही विद्यार्थियों के लिए हमारा कार्य मार्गदर्शन है, तो हमें मार्गदर्शन के लिए यदि कोई आमंत्रित करता है तो खुशी भी होती है। तो मैं इनके मार्गदर्शक बहादुर सर का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा बहुत नज़दीक है और विद्यार्थी बड़ी लगन परिश्रम के साथ में तैयारी कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूं, तो मेरा उद्देश्य अंतिम समय में अपन को कैसे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है और परीक्षा हॉल में हमारी क्या भूमिका होगी। विशेष रूप से क्योंकि मैं भी हिंदी का विद्यार्थी हूं, तो हिंदी की ही बात कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की जब अपन बात करते हैं तो ये जो आपका प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न आने हैं और इनका अंक भार प्रति प्रश्न 2 अंक रहेगा, अर्थात 300 अंक का यह प्रश्न पत्र है। और इसमें हम सभी जानते हैं कि ऋणात्मक अंकन है, माइनस मार्किंग है, ऋणात्मक अंकन है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। 1/3 अंक माइनस होंगे, इसको विशेष आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि प्रत्येक परीक्षा अलग अलग नेचर की होती है, अलग अलग प्रकृति की होती है, तो विद्यार्थियों को ध्यान नहीं रहता है और वो सारे प्रश्न कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि इसमें माइनस मार्किंग थी और पछताते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारियाँ, कुछ आपके लिए विशेष तत्परता दिखाने योग्य बातें लेकर के आया हूँ। आप इनका विशेष ध्यान रखें। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि हम द्वितीय श्रेणी का जब पाठ्यक्रम देखते हैं तो मोटे मोटे तौर पे इस पूरे पाठ्यक्रम को हम 6 यूनिट्स में बांटते हैं। पहली यूनिट आती है हमारी व्याकरण, इतिहास, काव्यशास्त्र, रचनाएं, भाषा एवं लिपि और शिक्षण विधियां। विद्यार्थियों, मैं इस दृष्टि से देखता हूं तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर आता है तो उसकी OMR शीट हमारे सामने आती है। हमारा पहला इंप्रेशन वहीं पे जाता है, पहला प्रभाव वहीं पे जाता है। हमारी मन मस्तिष्क की जो प्रक्रिया होती है वो वहाँ से शुरू होती है और यदि वहाँ से हमने एक पॉजिटिव दिशा में, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उसका लाभ हमें निश्चित मिलता है। जब आपके सामने OMR शीट आए तो आप उसको देख लीजिए कि उस OMR शीट में रोल नंबर का कॉलम कौन सा है। आपको रोल नंबर है वो बहुत ध्यानपूर्वक आपको भरने हैं। कुछ चीज़ें तो फिर भी एक बार तो यदि गलत भी हो जाती है तो हमें गुंजाइश रहती है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है या आयोजक संस्था है वो अपने विवेक से भी निर्णय ले सकती है। लेकिन आपके रोल नंबर को कोई भी नहीं देखेगा, इसलिए रोल नंबर को विशेष बारीकी से आप देख लेवें, सही से भर लेवें। और भी जो भी सूचना है, चाहे वो उसकी सीरीज हो, चाहे वो आपके हस्ताक्षर हो, चाहे आपका नाम का हो, वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आपको पहले शांत मन से आपको देख लेनी है, भर लेनी है। उसके बाद में फिर आप बिल्कुल शांत मन से परीक्षा हॉल में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा कि ये आएगा, वो आएगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, उस पर चिंतन ना करके शांत मन से आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं। अब आप देखते हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र है वह आपके सामने आया है। तो प्रश्न पत्र के ऊपर भी कुछ एंट्रीज होती है, उनको भी आप ध्यान से भर लें। फिर उसके पश्चात उसकी सील आप ब्रेक करें और उसके पश्चात आप देखें हैं तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को 2 रूपों में देखता हूं। पहला क्वेश्चन पेपर जो है वह प्रश्न क्रमांक 1 से प्रारंभ होगा
और 150 पे समाप्त होगा, यानी उसमें डिवाइडेशन नहीं है, उसमें भाग नहीं किए गए हैं। अ, ब, स, द या फिर व्याकरण, काव्यशास्त्र, इतिहास उसमें नहीं किया गया है, सीधा के सीधा 150 प्रश्न आए हैं क्योंकि हमने प्रश्न पत्र नहीं देखा है। और दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है कि वो जो जिसने प्रश्न पत्र बनाया है वह जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसको इस तरह हिस्सों में भी बांट सकता है कि पार्ट अ व्याकरण, पार्ट ब इतिहास, पार्ट स रचनाएं, द शिक्षण विद्या, इस प्रकार भी वो विभाजित भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है इसलिए हमको दोनों ही मानसिकताओं के साथ में जाना चाहिए। अब पहले बात करते हैं कि हमारे सामने भाग नहीं है, 1 से 150 प्रश्न पूरे आए हैं। तो विद्यार्थियों मैं सबसे पहले सलाह देता हूं, कई बार क्या होता है मैंने देखा कि विद्यार्थी पहला प्रश्न पढ़ा, हाँ इसका उत्तर यह है, कर देते हैं, दूसरा प्रश्न पढ़ा, कर देते हैं, तीसरा नहीं आया, आगे बढ़ जाता है। मैं आपको यह सलाह देता हूं कि आपको जो प्रश्न पत्र है पहली बार आपको पेन को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, अब पूरे प्रश्न पत्र को एक बार पूरा तसल्ली से, शांति से पढ़ लीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि अंतिम समय में हमारा जो ध्यान है, हमारे सामने जो प्रश्न है उन पे केंद्रित हो जाता है, और जब उन पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है तो फिर हमारा जो अचेतन मन है अन्य विषयों से बिल्कुल पृथक हो जाता है, हट जाता है और हमारा पूरा ध्यान वहां पर केंद्रित हो जाता है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि दौड़ में जब एक धावक होता है तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि जब वो शुरुआत करता है उस समय से अंतिम में उसकी गति बढ़ जाती है, लास्ट क्षणों में, अंतिम क्षणों में उसकी गति बढ़ जाती है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उसको अपना लक्ष्य दिखता है और हमारी जो अचेतन मन और जो हमारी इंद्रियां है वो पूरी तरह से उसी और केंद्रित हो जाती है और उसकी गति है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो यही बात यहां पर भी लागू होती है। आपको जब आप देखेंगे कि आपने एक बार प्रश्न पढ़ लिए हैं तो आपका सारा के सारा ध्यान केंद्रित, आपको नहीं पता चलेगा पर अंदर से वो सारी चीजें फीड है, अंदर से वो सारा आपके पहले से भरा हुआ है और अचेतन मन उसी दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। फिर आप देखेंगे कि कई बार पहले राउंड में आपको प्रश्न पढ़ रहे थे तो तब तो आपको उसका उत्तर पता भी नहीं था, लेकिन जब आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है, आपको लगता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये मुझे आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने पहले राउंड में सारे प्रश्नों को पढ़ लिया एक बार, और बड़ी मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे उसको पढ़ने में, 10 या 15 मिनट लगेंगे, पर उसका लाभ आपको आगे दिखेगा। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि प्रश्न पत्र आपको एग्जाम हॉल में बैठ करके जब आप इसको हल करेंगे तो वहां पर समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो समय का प्रबंधन आपको आना ही आना चाहिए, और इस विषय में आप पूर्व के वीडियो में देख भी चुके हैं अन्य साथियों से कि समय का प्रबंधन कैसे करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। मेरा ध्यान अभी हिंदी पे है, पर फिर भी आप समय का प्रबंधन करते हुए चले। पहले राउंड में आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया, अब आप प्रश्नों को हल करना शुरू करें। तो आप यदि पार्ट में आए चाहे एक साथ आए, आप इसको इस रूप में देख सकते हैं। तो मैं क्योंकि जानता हूं कि आप पिछले लंबे समय से चाहे रीट हो, चाहे अन्य एग्जाम हो, अन्य परीक्षा हो, उनकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप व्याकरण लगभग सभी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में होती है, तो आपने व्याकरण की अच्छी से तैयारी कर रखी है। इसलिए अब सबसे पहले व्याकरण को देखिए। व्याकरण में ये जो 150 प्रश्न है उसमें मैं देखता हूं कि लगभग 45 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। 45 से 50 प्रश्न आपके व्याकरण के आएंगे। इस दृष्टि से आपके लिए ये बहुत अच्छा भाग है, क्योंकि आप लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको आता है, आपके जो सिद्धांत हैं वो अच्छे से पढ़े हुए हैं और उदाहरणों पे भी निश्चित तौर पे आपने काम किया होगा।
विद्यार्थियों, मैं देखता हूँ व्याकरण के जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो वो खास करके दो तरह से आते हैं, एक परिभाषा या सिद्धांत के आधार पे, और दूसरे जो आते हैं वो उदाहरणों से। ज्यादा प्रश्न जो आते हैं व्याकरण में उदाहरणों से बने हुए आते हैं, जैसे कि राम जाता है। अब ये एक प्रश्न है, अब इसमें क्रिया कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि जाना क्रिया है, ये जानते हैं हम। सहायक क्रिया क्या है? तो है सहायक क्रिया है, हम जानते हैं, हमको अच्छी तरह से पता है, लंबे समय से पढ़ रहे हैं, इसलिए इस भाग को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो व्याकरण को आप व्याकरण के प्रश्नों को पहले कीजिए, इससे क्या होगा, एक आप प्रश्न भी आसानी से हल कर लेंगे, दूसरा आपका समय बच जाएगा और प्रश्न भी आपके ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करके आपको चलना है तो प्रश्न भी ज्यादा हो गए, आपको आते भी हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर चला जाएगा। पर एक बात यह भी है कि यदि कोई प्रश्न आपको व्याकरण का भी नहीं आता है या कठिन लगता है तो उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा हिस्सा मैं व्याकरण के पश्चात जो आपका लूंगा, यह पहला हिस्सा हो गया। व्याकरण के बाद जो मेरा फोकस रहेगा वह रहेगा आपकी रचनाओं पर। आप सोच रहे होंगे कि रचनाओं को मैं महत्व क्यों दे रहा हूं? तो रचनाओं को क्योंकि जो विद्यार्थी तैयारी करता है सिर्फ वही पढ़ता है। पूर्व ज्ञान व्याकरण का हो सकता है, पूर्व ज्ञान इतिहास का भी हो सकता है, लेकिन पूर्व ज्ञान रचनाओं का नहीं हो सकता है। तो आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, जैसे कामायनी है, जैसे आपके उसने कहा था कहानी है, जैसे लहरों का राजहंस है, तो ये किसने पढ़ा है? ये हर किसी ने नहीं पढ़ा है, ये उसी विद्यार्थी ने पढ़ा है जिसने बारीकी से तैयारी की है। और जिसने बारीकी से तैयारी की है तो वह रचनाओं को आसानी से कर सकता है। देखिए विद्यार्थियों, रचनाओं में आप देखेंगे तो रचनाओं में एक तो पिन पॉइंट आंसर आते हैं कि जैसे लहना सिंह का कौन से क्रमांक की सूची में उनका शहीद होना था, तो ये आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है, और किसी को नहीं पढ़ रखा है, जिसने पढ़ रखा उसे ही पता है। या लहरों के राजहंस के पात्र कौन से हैं या कौन सा पात्र इसमें नहीं है, तो वो तो जिसने पढ़ रखा है वही जानता है, हर कोई थोड़ी जानता है। इसलिए ऐसे प्रश्न रचनाओं से आएंगे और वो भी आपका समय बचाएंगे, आपको पूरे अंक देंगे। रचनाओं में आपको कई बार कोटेशन आती हैं, उद्धरण आते हैं, और वो उद्धरण ऐसे आते हैं कि ये कथन किसने कहा, या ये कथन किसने किसको कहा, या बुद्धगुप्त ने ये कथन किसको कहा, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो रचनाओं को आपने अच्छी तरह से देखा ही है, कथन आते हैं। यहाँ ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि आपको रिस्क कम लेनी है। यदि आप श्योर हो कि इसने ही कहा है ना, लहना सिंह ने कहा है, तो लहना सिंह ने ये कथन कहा है तो आपको पता है तो ही आपको करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। वजीरा सिंह ने कहा है तो आपको ध्यान में है तो ही आपको करना है, अन्यथा ऐसे प्रश्नों से थोड़ा सा आपको बचना है। आपके जो नाटक हैं, आपके जो उपन्यास हैं, नाटक, उपन्यास और निबंधों में कोई ना कोई कोटेशन आती ही आती है, कोई ना कोई उद्धरण आता ही आता है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए। जैसे आपके एक निबंध है उत्साह, आपके पाठ्यक्रम में है ना, इसी बात को देख करके मिजाज देख करके, अर्धालियों का मिजाज देख करके ऐसे कुछ कोटेशन है लास्ट में, उत्साह के अंत में आपने देखा होगा। अब ये कौन जानता है? ये आप ही जानते हो, क्योंकि आपने इसकी अच्छी से तैयारी कर रखी है, अच्छी से पढ़ाई कर रखी है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह से इन प्रश्नों को पढ़ना है और उनका उत्तर देना है। यदि आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा बचें। रचनाओं से आप देख रहे होंगे कि मैंने इनको 30 प्रश्न दिए हैं, लेकिन रचनाओं में कहीं ना कहीं इतिहास का भाग भी सम्मिलित रहता है। और वह कौन सा रहता है? तो वह लेखक या कवि का परिचय। अमूमन विद्यार्थी क्या करते हैं कि रचनाएं तो अच्छी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके लेखक को नहीं पढ़ते हैं, उनके कवियों के परिचय को नहीं पढ़ते हैं। आपको लेखक के परिचय, उनका जन्म,
उनका जन्म स्थान और साथ ही वो किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, किस विधा में कार्य किया, किस पत्रिका में उन्होंने लिखा है और उनकी कौन कौन सी रचना है। मोटे मोटे तौर पे उन रचनाओं का क्रम भी यदि आप रख सकते हैं ध्यान में तो आपको रखना चाहिए। ये सारी तैयारी लेकर के आप जाते हैं तो आपके रचना से संबंधित प्रश्न बहुत जल्दी से हल हो जाएंगे और आपका समय भी बचेगा। एक रचनाओं में एक बात और भी है, क्योंकि इस बार के पाठ्यक्रम में हमने देखा है कि कक्षा 9वीं से 12वीं की जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें वो हटा दी गई है, पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर भी मैं आपको सलाह देता हूं कि 9वीं से 12वीं में ज्यादातर तो आपके इतिहास के लेखक इतिहास में आपने पढ़ ही लिए होंगे, कुछ बचे होंगे तो आपकी रचनाओं में अभी आ गए होंगे। लेकिन इनके अलावा भी मान लीजिए कोई ऐसा लेखक है जो इनमें सम्मिलित नहीं है या अब तक आप नहीं देख रखा है, तो आप 9वीं से 12वीं की पुस्तकों के लेखक परिचय को पढ़ लेवें, क्योंकि वो अपने आप में इतिहास का हिस्सा है। इतिहास में उनको जगह मिलती है, तो वो इतिहास को दृष्टि में रखते हुए भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारों पाठों को पढ़ लीजिए, पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, पर लेखक और कवि परिचय क्योंकि इतिहास का हिस्सा है इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए, मोटे मोटे तौर पे आपको देख लेना चाहिए। पहला क्रम व्याकरण का हुआ, दूसरा क्रम रचना का हुआ। तीसरा क्रम में आपको प्रश्नों को हल करने में देता हूं, वह है शिक्षण विधियां। कौन सा है? शिक्षण विधियां। क्यों शिक्षण विधियां है? क्योंकि यह भी मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश विद्यार्थी चाहे रीट की परीक्षा की तैयारी की हो, चाहे अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी की हो, वहां पर आपको शिक्षण विधियां पढ़ने को मिली ही होंगी। जो विद्यार्थी पहले से सेवा में है उन्होंने भी कहीं न कहीं शिक्षण विधियां पढ़ी हैं, और शिक्षण विधियों में आप प्रश्नों को देखेंगे तो एक कौन सी विधि है, अर्थात उससे संबंधित कुछ ज्ञान दे देंगे आपको, कुछ बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी और ये कहेंगे कि यह कौन सी विधि है। जैसे वह विधि जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और उदाहरण के पश्चात नियम की स्थापना की जाती है, इस प्रकार का प्रश्न आ गया। तो आप सभी जानते हैं कि यह उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि है, यानी आगमन विधि है। अब ये जिसने पढ़ रखा वही जानता है, और आप क्योंकि लंबे समय से तैयारी कर रखी है तो आपने इसको पढ़ा भी है, तो आप शिक्षण विधियों को कीजिए। शिक्षण विधि आप जानते हो, आप कर लेंगे। जैसे इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है, ये ज्ञानात्मक प्रश्न है, पिन पॉइंट प्रश्न है, तो इसको आप जानते हैं। यहां पर आपको सीधे से पता है कि मॉरिसन ने ये विधि लाए हैं, तो आप तुरंत उसको कर लेंगे, तो आपका समय बच जाएगा, आपका प्रश्न भी अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि समय प्रबंधन पे मैं बार बार बात कर रहा हूं, समय प्रबंधन आपको करके चलना है, ऋणात्मक अंकन है, इसलिए सोच समझ के उत्तर भी देना है। तो शिक्षण विधियों के प्रश्न मैं समझता हूं कि आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए तीसरे नंबर पे आप शिक्षण विधियों के प्रश्न कीजिए, आपको सुगमता रहेगी, सहजता रहेगी। और लगभग मैं सोचता हूं इसमें से 20 प्रश्न आने की संभावना है। शिक्षण विधियों में ही आपके सहायक सामग्री से संबंधित प्रश्न भी इसी में आएंगे, आपके कौशलात्मक प्रश्न भी इसी में से आएंगे, तो उनको आप अच्छे तरह से पढ़ ही रखा है। फिर भी यदि आपको थोड़ा सा भी किंतु परंतु हो तो शिक्षण विधियों में से 2-4 प्रश्न हमेशा जो हमको अचंभित करते हैं, जो पेपर सेटर होता है कहीं ना कहीं नई पुस्तकों से लाते हैं, अचंभित करते हैं, ऐसे प्रश्नों को यदि आपको नहीं आते हैं तो पहले राउंड में तो आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, दूसरे राउंड में भी उनको छोड़ दीजिए और दूसरे राउंड में ऐसे प्रश्न कीजिए जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। जैसे पंचपदी किसकी प्रख्यात है, तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रख्यात है, आप जानते हैं, है ना। माइक्रो टीचिंग क्या है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो आप अच्छे तरह से कर लेंगे। अभिव्यक्ति से संबंधित कौशल कौन कौन से हैं, तो आप सभी जानते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो आपको अच्छे से आते हैं उनको पहले कीजिए,
उसके पश्चात पहला क्रम व्याकरण, दूसरा क्रम रचना, तीसरा क्रम हुआ आपका शिक्षण विद्या। चौथे क्रम में मैं आपको ले जाना चाहूंगा भाषा एवं लिपि पर। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार आपने अगर पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से देखा होगा तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास करके जो बिंदु है वह आपका यही भाषा एवं लिपि से संबंधित है। तो हिंदी भाषा एवं उद्भव का जो प्रारंभिक ज्ञान है वह आपने अच्छी तरह से प्राप्त कर रखा है। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। यद्यपि इस बार पाठ्यक्रम को आपने देखा होगा तो देवनागरी लिपि पृथक रूप से नहीं लिखा गया है, राजभाषा अलग से नहीं लिखा गया है, पर क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो कहीं न कहीं हम व्याकरण और भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछ भी लिया जाता है तो हम आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए थोड़ा ज्ञान आप इसका प्राप्त कर ही चुके हैं, तो आपको चौथे नंबर पे भाषा एवं लिपि के प्रश्न देखने हैं। ये लगभग मैं समझता हूं कि 5 प्रश्न इससे आएंगे। खास करके हिंदी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये तो जिसने पढ़ रखा वही जानता, हर कोई तो जानता नहीं है कि शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा निकली है। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकली है। फिर उससे पश्चिमी हिंदी की जो 5 उपबोलियां हैं, है ना, खड़ी, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। तो ये खड़ी क्या है? यही तो आज की हमारी हिंदी है। इसलिए हम देखेंगे उल्टे क्रम में देखते हैं तो शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी निकली। अब ये आपको आना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न हम जब पढ़ के जाते हैं उस समय तो हमें आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ का जो एक वातावरण होता है वो कई बार विद्यार्थी उससे अचंभित हो जाते हैं, या कई बार मैंने देखा है घबरा भी जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, अचंभित नहीं होना है। आप जो पढ़ के गए वही तो प्रश्न है। पाठ्यक्रम क्या है, क्वेश्चन पेपर क्या है, जो आपने पढ़ रखा है वही है, और जो आपको आता है वह आप कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। यदि कोई बहुत कठिन प्रश्न है तो आप क्यों घबरा रहे हो? क्या घबराने की बात है? वो आपको जो कठिन प्रश्न लग रहा है हो सकता है वो सभी के लिए कठिन हो, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आत्मविश्वास के साथ में उसका सामना करना है। भाषा एवं लिपि से संबंधित प्रश्न है। लिपि हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, या यह किस लिपि से निकली हुई है, इस प्रकार के प्रश्न मोटे मोटे तौर पे पूछे जाएंगे। बहुत बारीक यहाँ से नहीं होगा क्योंकि पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। या फिर राजभाषा हमारी हिंदी है, संविधान के अनुच्छेद 343 से ली गई है। इस प्रकार के प्रश्न मोटे मोटे तौर पे आपको पूछे जा सकते हैं। हिंदी को संविधान में कब अंगीकृत किया गया, 14 सितंबर 1949 का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बहुत बारीक ज्ञान यहाँ पे नहीं आएगा। तो भाषा को आपको चौथे क्रम पे रखना है। ये जो 4 भाग ऐसे हैं जो आपका समय बचाएंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां आते हैं हम 5वें नंबर पे आते हैं इतिहास पे। प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास जिसका मजबूत होता है वही आगे बढ़ता है। आप कॉलेज के एग्जाम में देखोगे तो वहां पर भी आपको इतिहास मिलेगा। आप नेट सेट के एग्जाम में देखोगे तो वहां पर भी ज्यादातर प्रश्न इतिहास के ही मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम को देखोगे तो इतिहास के प्रश्न बहुत मिलते हैं। और इतिहास, क्योंकि देखो व्याकरण तो बहुत सारे एग्जामों में आती है, परीक्षाओं में आती है, तो व्याकरण लगभग सब पढ़ते हैं। रचनाएं भी क्या होता है कि हम 6ठी कक्षा से रचनाएं पढ़ने प्रारंभ करते हैं, यहाँ तक कि 3री, 4ठी, 5वीं में भी छोटी छोटी कविताएं आती हैं तो वो भी पढ़ते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनका भी सबको रहता है। लेकिन इतिहास ये एक ऐसा हिस्सा है कि जिसको हर कोई नहीं जानता है, या जानता भी है तो उन 4 में से चयन करना है वो बहुत मुश्किल काम है। वो तो वही कर सकता है जिसने बारीक तैयारी कर रखी है। तो विद्यार्थियों, इतिहास का ये हिस्सा फिर भी मैं सोचता हूँ कि यहाँ आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ेगी। आपको सोचना भी पड़ेगा, मनन भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा, और उसके पश्चात आपको उत्तर देना है। इसलिए इतिहास के प्रश्न आपको 5वें क्रम पे करने हैं। इतिहास में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसमें एक रचनाकार और उनकी रचना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। तो
कौन सी रचना कब हुई और उसकी रचना किसने करी, या वो रचना है तो उसके रचनाकार कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। लगता जब हम तैयारी करते हैं तब बहुत सामान्य है, ओ क्या है, रामचरितमानस की रचना तो तुलसीदास ने ही तो करी है, सबको पता है। बीजक किसका है तो कबीर का है, सबको पता है, जानते हैं ना। सूरसागर किसकी है तो सूरदास की है, ये सबको पता है। लेकिन इन रचनाओं का थोड़ा थोड़ा जब हम प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो इतिहास का हिस्सा है, ये सबको नहीं पता है। ये आपको ही पता है क्योंकि आपने तैयारी करी है कि बीजक के कौन कौन से भाग है। तो साखी, सबद और रमेनी, ये 3 भाग है, ये आपको पता है। क्या बीजक की रचना कबीर ने स्वयं करी है, या फिर उन्होंने तो बोला है, उनके शिष्य ने धर्मदास ने इसको लिपिबद्ध किया है, ये धर्मदास का नाम सिर्फ आपको पता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास के प्रश्न थोड़ा सा समय मांगेंगे आपसे, तो समय का मैनेजमेंट, समय का उचित प्रबंधन करके आपको इन प्रश्नों को हल करना है। और इतिहास के बाद अंतिम रूप से मैं आता हूं काव्य शास्त्र पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं काव्य शास्त्र को सबसे अंत में क्यों ले रहा हूं। तो काव्य शास्त्र को सबसे अंत में लेने के पीछे मेरा कारण यह है कि काव्य शास्त्र, पूरा के पूरा काव्य शास्त्र सिद्धांत और उदाहरण, इन 2 बातों पर निर्भर करता है। क्योंकि सिद्धांत ज्ञानात्मक प्रश्न है, तो आप सिद्धांतों को तो जानते ही हैं, आपने अच्छे से पढ़ भी रखा है, इसलिए सिद्धांतों पे आधारित काव्य शास्त्र के प्रश्न आप कर लीजिए। अब बारी आई उदाहरणों की। उदाहरण को आपको बहुत बहुत ध्यान रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण में आपको बताता हूं कि काव्य शास्त्र का एक 2011 में एक प्रश्न आया हुआ है कि रस का स्वरूप नहीं है, रस चमत्कार प्राण है, रस लोकोत्तर है, रस उत्पन्न होता है, रस व रस की प्रतीति एक ही है। अब ये प्रश्न आपने देखा, अब क्या लग रहा हमको कि यार इसमें तो चारों ऑप्शन एक जैसे ही है। यहां पर आपका वो बारीक ज्ञान जो है वह आपको आपकी मदद करेगा कि पहला ऑप्शन था रस चमत्कार प्राण है। बिल्कुल, रस की जब हमको प्रतीति होती है तो हम चमत्कृत हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं, हमारा अन्य संपर्क विषयों से पूरी तरह से ध्यान हट जाता है और हम वेद्यांतर संपर्क शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन रस लोकोत्तर है, तो बिल्कुल यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि रस लोकोत्तर है, रस सामान्य विषय नहीं है। रस हम सामान्य अवस्था में प्राप्त नहीं करते हैं। जब रंगमंच पे कोई अभिनय होता है और उसका आनंद हम लेते हैं तो वो जो आनंद है वह लोकोत्तर है। तो ये भी तीसरा ऑप्शन जो आपका था रस उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों, चौथा ऑप्शन जो है रस की प्रतीति और रस एक ही है। तो रस क्या है? रस की प्रतीति तो है, रस की अभिव्यक्ति होती है और रस की अभिव्यक्ति जब होती है तो हम रस को अनुभूत करते हैं और बिल्कुल वो भी सही है। पर जो तीसरा ऑप्शन है रस उत्पन्न होता है, नहीं, रस उत्पन्न नहीं होता है, रस अभिव्यक्त होता है, रस की प्रतीति होती है। तो हमारा इसमें जो प्रश्न था रस का स्वरूप नहीं है, तो नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए इस पे, नहीं है। इस तरह के प्रश्न आते हैं और इस तरह के प्रश्नों में हम कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि रस उत्पन्न नहीं होता है, रस अभिव्यक्त होता है। रस तो हमारे अंदर पहले ही वासना या संस्कार के रूप में स्थायी भाव मौजूद है, बस वो तो अनुकूल कारण पाकर के उद्भूत हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से करना है। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं कि आपके जो प्रश्न है उदाहरण पर आधारित आएंगे। तो उस दृष्टि से एक उदाहरण मुझे ध्यान में आता है कि
मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। अब बताइए, इस प्रश्न में आपको अगर ध्यान में नहीं है, इसका सिद्धांत ध्यान में नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? इसलिए मैं यहां पर आपको सलाह देता हूं कि उदाहरण, क्योंकि हमको पहले से नहीं पता है कि कौन सा उदाहरण हमारे सामने आता है, इसलिए यदि आपको उस सिद्धांत के आधार पे उसको बराबर तोलना है, उस उदाहरण को, और उसको बराबर समझ करके फिर आपको लगता है कि हाँ इसमें यह अलंकार हो सकता है, तो ही करना है। अब यहां पर आप देखे होंगे कि विदेह विदेह 2 बार आया। एक विदेह का अर्थ हुआ बिना देह अर्थात बिना शरीर के, और दूसरा जो विदेह का अर्थ है वो सीता के लिए है। यानी एक ही शब्द 2 बार आ रहा है और प्रत्येक बार अर्थ उसका भिन्न है, अर्थात यहां पर यमक अलंकार है। पर ये आप कब कर सकते हैं? ये तभी कर सकते हैं जब आपको यमक अलंकार की परिभाषा ध्यान में है। इसलिए काव्य शास्त्र में सिद्धांत और उदाहरण दोनों की आपस में तुलना बहुत आवश्यक है। दोनों आपको उस उदाहरण को तोलना पड़ेगा उस सिद्धांत के आधार पे, तभी आप कर पाएंगे। इस प्रकार ये पूरा प्रश्न पत्र में देखता हूं कि ये इन 6 हिस्सों में बटा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, इन सामान्य चीजों को, बातों को आप ध्यान में रखते हुए यदि आप प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। आपको सबसे पहले व्याकरण करना है, उसके पश्चात रचनाएं करनी है, उसके पश्चात शिक्षण विद्या करनी है, फिर आप भाषा से संबंधित प्रश्न कीजिए, फिर इतिहास पे जाइए और अंत में काव्य शास्त्र के प्रश्न कीजिए। इस क्रम को ध्यान में रखना है। और पहले चरण में पूरा प्रश्न पत्र एक साथ पढ़ लीजिए। दूसरे क्रम में वे प्रश्न जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, 100% श्योर हैं, उनको कीजिए। तीसरे क्रम में उन प्रश्नों को कीजिए कि थोड़ा बहुत 19-20 आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, उनको कीजिए। ये और सबसे अंतिम वाला जो चौथा क्रम है वो सबसे भयंकर होता है। कई बार ये जो राउंड है ना, यही बच्चों का भविष्य बिगाड़ देता है। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी को कुछ भी नहीं आता है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, लेकिन और मैं कर लेता हूं, इस तरह से कर लेते हैं। उससे आपको बचना है। पर अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ इन 4 ऑप्शंस में ये 2 तो हो ही नहीं सकते हैं, ये आप श्योर हो, तो फिर आप थोड़ा सा इन दोनों में से थोड़ी सी आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है, यदि आपके सैद्धांतिक प्रश्न ज्यादा हैं तो फिर जो आपकी मेरिट है वो हाई रहती है, ऊपर रहती है। यदि उदाहरण बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर है तो मेरिट थोड़ी सी कम रहती है। अब क्या रहती है और कैसे प्रश्न आएंगे वो तो आपको ही देखना है। हम तो आज आपके मार्गदर्शक की भूमिका में है, तो आपके लिए ये कुछ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करना उचित समझा, इसलिए मैं आया हूं। और पुनः मैं आप सभी विद्यार्थियों को इस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे से प्रश्न कीजिए, मन से प्रश्न कीजिए, शांति से प्रश्न कीजिए, बिना हड़बड़ाहट के प्रश्न कीजिए, बिना घबराहट के प्रश्न कीजिए, और समय का उचित प्रबंधन करें, समय का ध्यान में रखें। यदि एग्जाम हॉल में घड़ी है तो उसको देखते हुए करें, नहीं है तो जो शिक्षक है उनके पास में घड़ियां रहती है, उनसे आप पहले ही रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर कुछ देर में आप समय बोलते रहेंगे तो आपका यह सहयोग हम पर रहेगा, ये उपकार हम पर रहेगा। आप पोलाइटली उनको कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, तो आपकी बातों पर वो ध्यान देंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत आभार।